दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने 2018-19 दिसंबर को सिहोरा में ज़रूर कहा हो कि वे टाइगर है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उससे साफ पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान अब भाजपा के टाइगर नहीं रहे। जिस तरह से ऑपरेशन लोटस हुआ और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन, विस्तार और विभागों का बंटवारा, हर काम के लिए शिवराज को दिल्ली भागना पड़ रहा है। उसके बावजूद किसी भी काम की मंजूरी दिल्ली आसानी से उनको नहीं दे रही। इसके पहले एमपी में शिवराज सिंह चौहान को पूरा फ्री हैंड हुआ करता था। यहाँ तक कि कई मामले ऐसे हुए जब शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सामने अपने वीटो का इस्तेमाल किया तो दिल्ली को झुकना पड़ा। जैसे दोस्तों आपको याद होगा, जब डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे का आखिरी लोकसभा चुनाव था, तब मीनाक्षी नटराजन पहली बार मंदसौर संसदीय सीट से उम्मीदवार थी। उस समय चेतन कश्यप का नाम लोकसभा उम्मीदवारी के लिए तेज़ी से चला, लेकिन दिल्ली में जब इस नाम पर विचार हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने एक सिरे से चेतन कश्यप का नाम खारिज कर दिया और स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे को टिकट मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि 30,000 वोट से पांडे जी की हार हुई और मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीत गई। तो दोस्तों ऐसे कई मौके आए जब दिल्ली को 2 कदम पीछे हटना पड़ा और शिवराज की माननी पड़ी। लेकिन आज की तारीख में यदि हम देखें तो एमपी की सियासत में शिवराज सिंह चौहान केवल सीएम है, बाकी तमाम फैसले दिल्ली ही ले रही है। उसी का परिणाम है कि आज 7 जुलाई होने के बावजूद विभागों का बंटवारा अटका हुआ है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन और निकल सकते हैं, उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा। दोस्तों एक ख़ास बात हो रही, इतिहास अपने आप को दोहराता है। सन 67 में कुछ ऐसे ही हालात थे जब स्वर्गीय राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस से हाथ खींचा था और एमपी में संवित सरकार बनी थी। तब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक वैसे ही हालात इस बार बने जब उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी को समर्थन किया और एमपी में बीजेपी की सरकार बनी और ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री बने। निश्चित तौर पे सकलेचा का मंत्री बनना मालवा के लिए एक बड़ी राजनीतिक घटना है। दोस्तों आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए और भी कई जैनी लाइन में थे, जिसमें ताकतवर नाम यदि देखे जाए तो पारस जैन, शैलेंद्र जैन और चेतन कश्यप, सुरेंद्र पटवा और ओम प्रकाश सकलेचा। लेकिन इन 5 ताकतवर जैनियों में से मंत्रिमंडल में स्थान ओम प्रकाश सकलेचा को मिला। जो लोग थोड़ी बहुत राजनीति जानते हैं उनको पता है कि शिवराज सिंह चौहान कभी भी ओम प्रकाश सकलेचा को अपना लॉयलिस्ट नहीं मानते। वहीं दूसरी खास बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के लॉयलिस्टों में पारस जैन, शैलेंद्र जैन की गिनती होती रही है। ऐसी स्थिति के अंदर ओम प्रकाश सकलेचा का कैबिनेट में आना यह साफ बताता है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की हामी तो कम से कम नहीं होगी। फिर जैसे हालात इस समय मध्य प्रदेश में बन पड़े हैं, उसमें यह भी साफ है कि मंत्रिमंडल के गठन में जो लोग शामिल किए गए हैं वो शिवराज सिंह चौहान की सहमति से नहीं किए गए। तो 5 ताकतवर जैनी एमपी की राजनीति में थे, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा का मंत्रिमंडल में स्थान तय हो गया। चेतन कश्यप की बात करें तो वो भी दिल्ली में अपना सीधा रसूख रखते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खासुलगा से संघ में भैया जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है।
सुरेंद्र पटवा की बात करें तो वे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के बेटे हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में थे। लेकिन इन सब के बावजूद मंत्रिमंडल में स्थान ओम प्रकाश सकलेचा को मिला। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। राजमाता के समर्थन के बाद जब सम्मिश्र सरकार बनी तो स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री बने, और आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से बीजेपी सरकार बनी तो ओम प्रकाश सकलेचा मंत्रिमंडल में स्थान पा गए। एक और ख़ास बात है, मालवा की भाजपाई राजनीति में बड़े साहब का नाम हमेशा आम रहा है। किसी ज़माने में स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा बड़े साहब हुआ करते थे, उसके बाद ज़माना बदला और फिर बड़े साहब हो गए स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा। 36 साल तक एमपी की भाजपाई राजनीति में स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का खासा दबदबा रहा। उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन वक्त और हालात कैसे बदलते हैं, आज जब वे इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके बेटे सुरेंद्र पटवा को मंत्रिमंडल में शामिल तक नहीं किया गया। इससे खबरें ये आ रही है कि सुरेंद्र पटवा नाराज़ है, और खबरें ये भी आ रही है कि भोपाल में पटवा समर्थकों ने एक गुप्त बैठक भी की जिसमें उन्होंने नाराज़गी जाहिर की कि स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के जाने के बाद पार्टी ने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, जो बात हम बड़े साहब की कर रहे थे, तो अब उस परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, तो क्या अब मालवा की भाजपाई राजनीति में बड़े साहब ओम प्रकाश सकलेचा होंगे? चूँकि एक अरसे के बाद सकलेचा पावर में आए हैं और कैबिनेट के अंदर उनका नॉमिनेशन हुआ है। मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे के बाद स्थितियां और ज़्यादा स्पष्ट होगी कि ओम प्रकाश सकलेचा का कद मंत्रिमंडल में कितना बड़ा होगा। लेकिन जैसे हालात अब तक देखे गए हैं उससे साफ लगता है कि ओम प्रकाश सकलेचा की मंत्रिमंडल में एंट्री दिल्ली की मेहरबानी के चलते हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हरदीप सिंह डंग से सबसे पहली बातचीत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने की थी, और उसके बाद ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई जिसका पूरा केंद्र दिल्ली था। उस दौरान भी दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ लगातार ओम प्रकाश सकलेचा उठते बैठते रहे, और फिर एमपी में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ, तब भी ओम प्रकाश सकलेचा फ्रंट लाइन में दिखते रहे, और आखिरकार सरकार बनी, मंत्रिमंडल का गठन और फिर विस्तार हुआ, और ओम प्रकाश सकलेचा का नाम प्रभावी तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल हुआ। तो इससे साफ तौर पे लगता है कि ओम प्रकाश सकलेचा के तार दिल्ली में खासे जुड़े हुए हैं और वे मंत्रिमंडल में बेहतर विभाग पा जाएंगे। और ये भी संकेत मिल रहा है कि मालवा की भाजपाई राजनीति में आने वाले समय में वे बड़े साहब के रुतबे में उभर सकते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात यह है कि एमपी की राजनीति में टाइगर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एक बात साफ तौर पर जाहिर हो गई कि आज की तारीख में शिवराज तो वो टाइगर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है उससे साफ है कि एमपी की भाजपाई राजनीति में अब शिवराज की वैसी नहीं चल रही जैसे पहले चला करती थी। तो क्या इस मामले में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भाजपा के असली टाइगर नरोत्तम मिश्रा होंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सीधे दिल्ली के संपर्क में है और अमित शाह का उन पे वरदहस्त माना जाता है। लगातार ये खबरें आ रही है कि उपचुनाव तक भारतीय जनता पार्टी में वेट एंड सी चल रहा है। उपचुनाव के बाद यदि सरकार यथावत रहती है तो मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो ये था अब तक का अपडेट। आप ऐसे ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा बन सके। जय हिंद, जय भारत।